हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5th और फर्स्ट की भारत में सार्वजनिक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का DSC 10 एंड आपका बीए प्रोग्राम का DSC फर्स्ट का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 से। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 3 का क्या पार्ट बजट की अवधारणा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हर साल जब संसद में बजट पेश होता है तो पूरा देश सुनने लगता है कौन सा टैक्स बढ़ेगा, किन योजनाओं पर ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बजट असल में होता क्या है? तो आज की हम वीडियो में समझेंगे कि बजट की पूरी अवधारणा और इतिहास से लेकर उसके सामाजिक और आर्थिक महत्व तक। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे बजट सरकार की आय और व्यय का एक वार्षिक लेखा जोखा है। यह सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं बल्कि सरकार की आर्थिक नीति, प्राथमिकताओं और विकास की दिशा को भी दर्शाता है। तो स्टूडेंट, बजट सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है, ये सरकार की सोच और दिशा दिखाता है। हर साल सरकार संसद में एक दस्तावेज रखती है जिसमें बताया जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा। यानी कि बजट जनता को यह बताने का माध्यम है कि हमने आपसे कर के रूप में जितना लिया है उसे हम आपके विकास पर कैसे खर्च करेंगे। तो हर साल सरकार संसद या विधानमंडल में बजट पेश करती है और बजट जनता को बताता है कि सरकार पैसा कहाँ से लाएगी और कहाँ खर्च करेगी। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बजट का अर्थ एवं परिभाषा। तो अब हम बात कर लेते हैं बजट के अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शाब्दिक अर्थ के बारे में। तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोजिट छोटा थैला से आया है जिसमें वित्त दस्तावेज रखे जाते थे। तो स्टूडेंट, जो बजट शब्द है वो हमारा बोजिट शब्द से आया है जो कि एक फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ था एक छोटा बैग या थैला। यानी कि बजट वह थैला है जिसमें कि सरकार के साल भर वित्तीय दस्तावेज रखे जाते हैं। तो अर्थ यह हुआ कि यह सरकार का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें आगामी वर्षों के लिए अनुमानित आय और व्यय का उल्लेख होता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा शाब्दिक अर्थ और अर्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा परिभाषाओं का आता है। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषा में हम देखेंगे भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरणी बजट कहलाता है। तो हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 है वो कहता है कि जो वार्षिक वित्तीय वितरण होगा उसको ही हम बजट कहेंगे, वही हमारा बजट कहलाता है। तो ये तो हमारी एक संवैधानिक भाषा हो गई। इससे अलग हमारे डॉक्टर डोल्टन ने भी इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा बजट सरकार की वित्तीय नीति का प्रतिरूप है। तो डॉक्टर डोल्टन ने कहा कि बजट सरकार की वित्तीय नीति का एक प्रतिरूप है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डॉक्टर डोल्टन जी है, थर्ड हमारे आते हैं टेलर जी। इन्होंने बजट आय और व्यय का तुलनात्मक विवरण है। तो टेलर ने कहा कि जो बजट है वो आय और व्यय का दोनों में एक तुलना करने वाला एक विवरण है जिससे कि हमें आय और व्यय का तुलना में पता चलता है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारा बजट का अर्थ एवं परिभाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा बजट के उद्देश्य को लेकर आता है। तब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से उद्देश्य है जो बजट को प्राप्त करने होते हैं। तो बजट सिर्फ खर्च बताने का ही दस्तावेज नहीं है बल्कि ये एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट भी है जो कि सरकार के लक्ष्य को भी दर्शाता है। तो इसके जो लक्ष्य है, इसके लक्ष्य मुख्य है। तो उन मुख्य लक्ष्य को हम देख लेते हैं, उन मुख्य उद्देश्य को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो उद्देश्य आता है वो आता है राजस्व और व्यय का अनुमान देना, यानी कि आय और व्यय का अनुमान देना। सेकंड आता है वित्तीय अनुशासन स्थापित करना, तो जो वित्तीय अनुशासन है उसको बनाए रखना। थर्ड आता है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, यानी कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता और संतुलन लाना।
विकास और कल्याण के लिए संसाधनों का उचित वितरण। तो जो विकास और कल्याण के लिए संसाधनों का सही वितरण है वो बजट में किया जाता है। इसी के साथ साथ गरीबी उन्मूलन और समानता की ओर कदम। तो जो गरीबी और असमानता है उसको घटाना, साथ साथ मुद्रास्फीति और मंदी को नियंत्रित करना। तो सबसे जरूरी ये हमारा हो जाता है जो महंगाई और मंदी है उसको जैसी जो समस्या है उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, ये सभी हमारे बजट के उद्देश्य है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे बजट के उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बजट की विशेषताओं को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं बजट की विशेषताओं के बारे में। तो बजट ऐसा क्या है, क्या क्या उसकी विशेषताएं है जिस कारण से वो इतना वो हो जाता है। तो हर बजट में कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो कि इसे अलग बनाती है। तो यह एक वार्षिक दस्तावेज होता है, इसमें आय और व्यय का पूर्वानुमान होता है। तो इसे हम एक एनुअल दस्तावेज के रूप में देखते हैं क्योंकि इसमें जो आय और व्यय होते हैं इसमें दोनों का ही पूर्वानुमान हमें देखने को मिल जाता है। यह संवैधानिक आवश्यकता है भारत में अनुच्छेद 112। तो हमारे भारतीय संविधान से अगर देखें तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में इसको प्रावधान मिला हुआ है, तो इसलिए ये संविधान की दृष्टि से भी अनिवार्य है। बजट हमेशा लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो जब भी बजट प्रस्तुत होता है तो वो संसद में प्रस्तुत होता है लिखित रूप में। तो इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों का प्रतिबिंब होता है। यह सिर्फ हिसाब नहीं बल्कि नीति निर्देशक दस्तावेज भी है। तो सबसे अहम यही होता है कि ये जो हमारा बजट है ये केवल आर्थिक ही नहीं होता बल्कि ये राजनीतिक और सामाजिक नीति का भी प्रतिबिंब होता है, उसको भी एक दर्पण के रूप में हमें दिखाता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे बजट की विशेषताएं। बजट की विशेषताओं के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं बजट के ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं सही बजट बनाने के लिए सरकार को कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। तो किसी भी अच्छे बजट के निर्माण में कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट आता है वो हमारा आता है वार्षिकता का सिद्धांत। बजट एक साल के लिए ही बनाया जाता है। तो बजट हर साल के लिए तैयार किया जाता है, हर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट बजट आता है। सेकंड आता है हमारा सार्वजनिकता का सिद्धांत। बजट जनता के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। तो जो बजट है वो जनता के सामने प्रस्तुत होना चाहिए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे। थर्ड आता है संपूर्णता का सिद्धांत। तो आय और व्यय का पूरा विवरण होना चाहिए, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं जितनी भी आय और व्यय है उसका पूर्ण विवरण बजट में शामिल होना चाहिए ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो हमारा आता है सत्यता का सिद्धांत। सत्य का सिद्धांत देखें तो इसमें तथ्य सही और सटीक होने चाहिए। तो किसी भी तरह का झूठ फरेब इसमें नहीं होना चाहिए। तो सभी आय और व्यय का पूर्ण विवरण शामिल होने के साथ ही जो आंकड़े हो वे सही होने चाहिए और वे वास्तविक होने चाहिए। फिफ्थ आता है लचीलापन। तो जरूरत पड़ने बजट में संशोधन हो सकते हैं, तो परिस्थिति के अनुसार संशोधन भी संभव होना चाहिए। और सिक्स्थ आता है जवाबदेही। तो सरकार को जनता और संसद के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। तो अगर कोई भी सरकार है उसको जनता और संसद के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए कि उन्होंने ये खर्च किस लिए किया है, कहाँ पे किया है और इतना क्यों हुआ है। तो उसके लिए जो सरकार होगी वो जवाबदेही होती है। तो यही थे हमारे बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बजट के सामाजिक आर्थिक निहितार्थ। तो अब हम बात कर लेते हैं बजट के सामाजिक आर्थिक निहितार्थ के बारे में। तो बजट सिर्फ अर्थशास्त्र की बात ही नहीं करता बल्कि यह एक समाज की आत्मा को भी छूता है। तो आर्थिक निहितार्थ में देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें तो उत्पादन और निवेश में वृद्धि, यानी कि बजट उत्पादन बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने में भी हमारी सहायता करता है। साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना, तो रोजगार सृजन में भी यह मदद करता है। महंगाई और मंदी पर नियंत्रण करता है। तो महंगाई नियंत्रित करने, रोजगार सृजन करने, ये सभी इसके आर्थिक निहितार्थ हो गए। और विकास कार्य जैसे कि सड़क निर्माण, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी को बढ़ाना। तो ये सभी हमारे आर्थिक निहितार्थ थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा सामाजिक निहितार्थ का आता है। सामाजिक निहितार्थ में हम देखें तो फर्स्ट हमारा आता है समाज में समानता और न्याय स्थापित करना। तो बजट समाज में समानता, न्याय और कल्याण की भावना लाता है। साथ साथ गरीब, किसान, मजदूर और वर्गों के लिए योजनाएं। तो जो हमारा बजट होता है इसमें गरीब, किसान, मजदूर, महिला और कमजोर वर्ग जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं भी सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान। तो जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हो गए उन पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। साथ साथ समाज के पिछड़े वर्ग को भी आगे लाने का काम ये करता है। यानी कि जो बजट है वो सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों का भी एक दस्तावेज है। तो स्टूडेंट यही था हमारा बजट के सामाजिक आर्थिक निहितार्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के।
तो निष्कर्ष में हम देख लेते हैं, बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, यह देश की विकास यात्रा का रोड मैप है। इससे सरकार की प्राथमिकताएं और नीतियां स्पष्ट होती है। तो स्टूडेंट, अब जब अगली बार आप बजट समाचार देखें तो समझिए कि वो सिर्फ टैक्स या खर्च की बात ही नहीं करता, बल्कि देश की विकास यात्रा का भी वो एक रोड मैप है। और बजट ही हमें बताता है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि कहा गया है कि बजट ही राष्ट्र की वार्षिक योजना का एक आंकड़ा है। तो यही सही बजट से आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समानता और समग्र विकास संभव है। इसलिए बजट को राष्ट्र का वार्षिक आंकड़ा कहा जाता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा बजट, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया, बजट की अवधारणा बता दी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का क्या पार्ट कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 3 का क्या पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 के ख्या पार्ट के बारे में। तो अब हम हमारे यूनिट नंबर 3 के ख्या पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 के ख्या पार्ट में हम बात करेंगे भारत में बजट चक्र के बारे में। तो स्टूडेंट, हर साल फरवरी का महीना आता ही एक शब्द फिर में चर्चा आ जाता है, वो है हमारा बजट। टीवी पर बहसें, अखबार में सुर्खियां, कहीं किसान उम्मीद से देखते हैं तो कहीं युवा नई नौकरियों की बात करते हैं। तो लेकिन क्या आपने कभी भी सोचा है कि ये जो बजट है, ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा साल भर चलने वाला एक चक्र होता है। तो आज हम बात करेंगे उसी चक्र के बारे में, जिसे हम कहते हैं भारत का बजट चक्र। तो चलिए हम इस चैप्टर की जो शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे कि आखिर जो बजट चक्र है वो आखिर होता क्या है। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो बजट चक्र वह पूरी प्रक्रिया है जिसमें बजट का निर्माण, प्रस्तुतिकरण, पारित होना और क्रियान्वयन शामिल होता है। तो स्टूडेंट, बजट चक्र सिर्फ एक दस्तावेज पेश करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक संगठित प्रणाली है जिसमें कि सरकार अपनी आय और व्यय की योजना बनाती, उसको प्रस्तुत करती, मंजूर करवाती और लागू करवाती है। तो यह सिर्फ एक दस्तावेज पेश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सरकार की नीतियां, योजनाएं और उनका जमीनी अमल भी जुड़ा होता है। तो भारत में बजट चक्र संविधान और संसदीय परंपराओं के अनुसार चलता है। तो हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। वही हमारे इसे पूरे बजट चक्र का एक आधार है। तो इसे हम एक तरह का वार्षिक जीवन चक्र भी कह सकते हैं, जहाँ पर हर साल सरकार पुराने अनुभव से सीखकर कुछ नए लक्ष्य तय करती है और देश की विकास की जो दिशा है उसको बनाती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में बजट व्यवस्था का इतिहास। तो अब हम बात कर लेते हैं जो भारत में बजट व्यवस्था है वो कब से चली आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व औपनिवेशिक काल में बजट व्यवस्था, यानी कि प्राचीन भारत में जो बजट व्यवस्था थी जिसमें राजकोष का दौर था, उसके बारे में बात कर ले। तो मुगल काल और उसके पहले भारतीय शासक कर वसूली और खर्च का हिसाब रखते थे, परंतु संगठित वार्षिक बजट व्यवस्था नहीं थी। तो अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो हम पाएंगे कि जो मौर्य और मुगल समाज थे उसमें भी राजकोष का बारीकी से लेखा जोखा रखा जाता है, लेकिन तभी इसे बजट नहीं कहा जाता था। तो खर्च मुख्यतः राजा के प्रशासन, सेना और धार्मिक कार्यों पर होता था। राजस्व का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। तो जो जहाँ से राजा कर वसूलता था, सबसे ज्यादा जो मुख्य स्रोत था वो उस समय भूमि कर था। और खर्च का जो केंद्र था वो राजा की सेना, प्रशासन और उसके धार्मिक कार्य थे। तो यानी कि वित्तीय व्यवस्था तो थी, पर कोई वार्षिक बजट प्रणाली नहीं थी। तो यही था हमारा पूर्व औपनिवेशिक काल में बजट व्यवस्था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है औपनिवेशिक काल में बजट व्यवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं औपनिवेशिक काल की, यानी कि अंग्रेजी जो बजट था उसकी शुरुआत कैसे हुई उसको देख लेते हैं। तो भारत में सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को अंग्रेज वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। तो भारत में जो पहला आधुनिक बजट स्थापित हुआ वो हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे जेम्स विल जी है। तो इन्होंने 7 अप्रैल 1861 को इसको पेश किया और इसको जो तैयार किया गया था वो हमारे वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने ही तैयार किया था, जिनके आप फोटो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप एक बात का ध्यान रखें, उस समय का बजट जनता के विकास के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिए था। तो अंग्रेजों का बजट अधिकतर राजस्व वसूली और प्रशासनिक खर्च, सेना, पुलिस, रेलवे पर केंद्रित था। तो उस बजट का जो लक्ष्य था वो था भारत के से राजस्व इकट्ठा करना और उसे फिर ब्रिटेन में भेजना। यानी कि भारत का बजट उस समय शोषण का एक उपकरण बन गया था। तो स्टूडेंट, यह भारतीय जनता के कल्याण पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो स्टूडेंट, यही था हमारा औपनिवेशिक काल में बजट व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशिक बजट का मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य को लाभ पहुंचाना
और भारतीय संसाधनों का दोहन करना। तो यही था हमारा औपनिवेशिक काल में बजट व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तर औपनिवेशिक काल में बजट व्यवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे उत्तर औपनिवेशिक काल में बजट व्यवस्था की, यानी कि स्वतंत्र भारत में जो लोकतांत्रिक बजट की शुरुआत है वो किस तरीके से हुई। तो आजादी के बाद बजट एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया बन गया है। तो स्टूडेंट, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद से जो बजट का स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल गया था। अब यह जनता की उम्मीदों का एक दस्तावेज बन गया था। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति हर साल संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसने स्पष्ट किया कि हर साल राष्ट्रपति को संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होगा। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो बजट के उद्देश्य थे वे कुछ अलग थे। तो आजादी के बाद बजट का उद्देश्य था आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, यानी कि जो ब्रिटिश काल का जो राजस्व बजट था वो अब लोकतांत्रिक विकास बजट बन चुका था। तो यही था हमारा उत्तर औपनिवेशिक काल में बजट व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा बजट चक्र को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत में जो बजट चक्र है वो किस तरीके से चलता है। तो भारत में बजट चक्र 4 चरणों में पूर्ण होता है। तो स्टूडेंट, जो भारत में बजट चक्र है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हमारी मुख्य रूप से 4 चरणों में पूरी होती है। तो आइए इसे समझते हैं कहानी के रूप में। मानो सरकार एक किसान हो जो अपनी साल भर की खेती की योजना बना रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला चरण जो कि हमारा बजट निर्माण का होता है। तो बजट निर्माण पहला चरण देखेंगे। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालय और विभागों से अनुमानित आय व्यय का विवरण मांगती है। तो जैसे किसान तय करता है कि इस साल कौन सी फसल बोनी है, वैसे ही सरकार तय करती है कि किस क्षेत्र में कितना खर्च होगा। तो वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालय विभागों से ग्रांट्स के लिए मांग की जाती है। फिर उन सभी आंकड़ों का विश्लेषण करके एक प्रारंभिक बजट तैयार होता है। तो मंत्रालय डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी कि ग्रांट्स के लिए मांग तैयार करके वित्त मंत्रालय को भेजते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री और कैबिनेट से विचार विमर्श कर अंतिम बजट तैयार होता है। तो जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट की मंजूरी आ जाती है तो उसकी मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की अनुमति लेकर जो बजट है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर बजट संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा पहला चरण होगा बजट निर्माण का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बजट का विधिकरण, जो कि हमारा दूसरा चरण रहता है। इसमें हम बजट प्रस्तुति और पारित होने को देखेंगे। तो अब बारी आती है बजट को जनता के प्रतिनिधियों के सामने रखने की। तो संसद में बजट पर चर्चा होती है। सामान्य चर्चा, धारावार चर्चा और मतदान। तो संसद में बजट पर सामान्य चर्चा, धारावार चर्चा और फिर मतदान होती है। उसके बाद लोकसभा आय और व्यय को मंजूरी देती है। तो जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा है वो आय और व्यय को मंजूरी देगी। उसके बाद फिर 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाते हैं जिसे हम विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक कहते हैं। तो अनुदान की मांगे पर मतदान होता है। उसके बाद वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पारित होता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये कानून बन जाते हैं। तो जब ये सारी सिचुएशन हो जाती है उसके बाद अंतिम में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही ये कानून बन जाते हैं और देश के बजट को आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल जाती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा बजट का विधिकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बजट का क्रियान्वयन। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे चरण के बारे में, बजट के क्रियान्वयन के बारे में। तो विभिन्न मंत्रालय और विभाग संसद से मिले अनुमोदन के अनुसार योजनाएं लागू करती है। तो अब योजना को जमीन पर उतारा जाता है। संसद से जो रकम स्वीकृत होती है वह मंत्रालय को जारी कर दी जाती है। हर विभाग अपने कार्यक्रम और योजनाओं पर यह राशि खर्च करता है, जैसे कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य या ग्रामीण विकास। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी और संसद की लोक लेखा समिति पीएसी खर्च की जांच और ऑडिट रखती है। तो इसी दौरान जो सीएजी है जिसे हम कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं और जो पीएसी है जिसे हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, ये दोनों ही इन खर्चों की जांच और ऑडिट करते हैं ताकि जनता का जो पैसा है वो सही जगह खर्च हो सके। तो इससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसा ठीक तरह से और निर्धारित उद्देश्य के लिए खर्च हुआ है। तो स्टूडेंट, यही था हमारे बजट का क्रियान्वयन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। सॉरी, अभी एक हमारा और चरण रह जाता है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ चरण जो हमारा होता है वो हमारा समीक्षा और सुधार का होता है। तो फोर्थ चरण में हम समीक्षा और सुधार करते हैं।
तो जब हमारा वर्ष का अंतिम समय आता है तो वर्ष के अंतिम समय में हम ये देखते हैं कि क्या तय किए गए जो लक्ष्य थे वे पूरे हुए या नहीं हुए, कहाँ पर कमियां रही है और अगले बजट में क्या सुधार की जरूरत होती है। तो यानी कि बजट चक्र वहीं खत्म नहीं होता, बल्कि अगली योजना की नींव भी इसी समीक्षा में हमारी रखी जाती है। तो अब जाके हमारे चारों चरणों के साथ जो हमारा बजट चक्र है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो यही थे हमारा बजट चक्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। तो भारत में बजट चक्र एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो साल भर चलती रहती है। तो स्टूडेंट, भारत का जो बजट चक्र है वो एक निरंतर यात्रा है जो साल दर साल चलती रहती है, और यह केवल आय व्यय का हिसाब नहीं है बल्कि देश के विकास का ब्लूप्रिंट भी है। तो यह सिर्फ आय व्यय का लेखा जोखा नहीं बल्कि देश की विकास नीतियों का आधार है। औपनिवेशिक काल का शोषणकारी बजट आज लोकतांत्रिक और कल्याणकारी स्वरूप में बदल चुका है। तो जो हमारा औपनिवेशिक काल में बजट चला था वो आज एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी बजट बन चुका है, और यही बजट चक्र है जो हमारे देश में जवाबदेही, पारदर्शिता और आर्थिक स्थिरता को कायम करता है। तो सही बजट चक्र से आर्थिक स्थिरता, जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर थर्ड का ख्या पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही थे हमारे यूनिट नंबर थर्ड का कै और ख्या पार्ट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में बता दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर थर्ड के बजट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे बजट के प्रकार के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।